हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले दिस साइड क्यूरियोसिटी एंड इंग्लिश टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की जो एसएसटी की बुक अभी तक नहीं लॉन्च हुई है एनसीईआरटी की। उसकी जगह हम लोग अभी कर रहे हैं आप लोगों की गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशंस की आपकी गेटवे टू सोशल साइंस की बुक, जो कि प्रॉपर आपकी उसी एनसीईआरटी पर बेस्ड होने वाली है। इस वाली वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। इस चैप्टर का अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा आप लोगों का सोशल साइंस, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड इसका स्कोप। इसमें हम लोग काफी कुछ चीजें इसका मतलब समझ चुके थे, कौन से इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स उसको समझ चुके थे, कौन कौन से हमारे पास अलग अलग डिसिप्लिन है, हर एक डिसिप्लिन का क्या क्या मतलब है, क्यों हमें एसएसटी को प्रॉपर एक सोशल साइंस को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, क्यों हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू उसका भी डिस्कशन किया था। ये आपकी वन शॉट वीडियोस है, मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज़ टाइम वेस्ट होगा वही, और बिकॉज़ आपकी जो एनसीईआरटी आएगी उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वन शॉट अलग से करेंगे बट लाइन बाय लाइन भी पहले हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज़ मैंने खुद ही कहा था कि नई वाली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बाय हार्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। डायरेक्टली वन शॉट पे रिलाई नहीं करना है। बट हाँ, अभी आपकी एनसीईआरटी नहीं आई है, आपको अपने यूटीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, आपको अपना एक बेस बिल्डअप करना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज़ ये वाली लेकर आई हूँ। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है। ठीक है जी? तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चा आप लोगों के लिए आपका ये वाला पार्ट आज हमें कंप्लीट करना था। यहाँ से गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस, कि आखिर सोशल साइंस में गाइडिंग वैल्यूज कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जब हम एसएसटी पढ़ते हैं तो क्या वैल्यूज हम वहां से सीखते हैं, क्या हमें समझ में आता है, कौन सी चीजें हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 होने वाला है, चैप्टर कंप्लीट आप लोगों का इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है जी? तो चलिए ज़रा, अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 ना देखे हो, जहाँ पे कुछ बेसिक्स और थे, आप लोग पहले उसको ज़रूर देख लेना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आप लोग उस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे आप लोग आगे वाला पार्ट्स भी देखते चलो। ठीक है जी? तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कहते हैं यहाँ पर गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। देखो, सोशल साइंस अगर हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो सोशल साइंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉलेज ले लें कि हाँ अच्छा, वहां पर ऐसे हुआ था, इतिहास में ऐसा हुआ था, वर्ल्ड में ऐसा होता है। सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं सीख रहे, बल्कि हम यहाँ पर इसे कुछ वैल्यूज के लिए भी सीख रहे हैं। ये वैल्यूज एक्ट करती है एज गाइडिंग प्रिंसिपल, बिकॉज जब भी हम सोसाइटी को एग्जामिन करते हैं, जब भी हम सोसाइटी को जानने की कोशिश करते हैं, या हम पे अपनी डेली लाइफ में कोई चीजें यहाँ पर कर रहे होते हैं, उसमें हमें इसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं कि इंडिया में हमने इस गाइडिंग वैल्यूज को, इन प्रिंसिपल्स को हमने अपने संविधान से जोड़ा हुआ है। वो जो संवैधानिक, जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक जो हमारी कुछ वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, हमने उससे इन वैल्यूज को जोड़ा हुआ है। वो कौन कौन से वैल्यूज है? देखो, आपको इसमें बात आती है, एक वर्ड आता है यहाँ पे व्हिच इज कॉल्ड प्रीएम्बल, कि आखिर हम प्रीएम्बल में सीखते हैं कुछ गाइडिंग वैल्यूज के बारे में। इन्हीं गाइडिंग वैल्यूज को हमें यहाँ पे सोशल साइंस में सीखना होता है, हम यहाँ पे समझते हैं। ये उसकी वैल्यूज, वो कौन-कौन से क्या होता है, वो देखो समझो। जब भी हम कोई बुक लिखते हैं, या कोई आप लोगों की बुक बन के आती है, उस बुक से पहले स्टार्टिंग में उसका इंडेक्स होता है, कि आप उस बुक में आखिर पढ़ने क्या-क्या वाले हो। ठीक है? तो बुक को बनाने से पहले हमें ये सोचना होता है कि हाँ, हम इस बुक में क्या-क्या चीज़ें डालने वाले हैं, तो हम उसका इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, फिर इसको हम ब्रीफ में, डिटेल में आप लोगों को चैप्टर्स में डालेंगे, ये होता है। सेम ऐसे जब हमारा संविधान बना ना, संविधान से पहले हमारे माइंड में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनके माइंड में कुछ बातें थी, कुछ वैल्यूज थी, कि आखिर हमें इंडिया को कैसा बनाना है। अगर हमें इंडिया को सेक्युलर, देखो आप लोगों ने ये वाला आपको पेज दिखा रखा होगा, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आपको अपनी बुक के स्टार्टिंग में दिखता होगा। स्टार्टिंग के कुछ पेज, स्टार्टिंग के पेजेस में आपको ये लिखता होगा, प्रीएम्बल जिसे हम बोलते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि आखिर हमें कौन-कौन सी वैल्यूज है जो हमें इंडिया में एंश्राइन करनी है, क्या-क्या है जो हमें इंडिया को बनाना है, क्या-क्या है जो हमें इंडिया के लोगों को देना है। अगर हमें पता है कि हमने बहुत फ्रीडम स्ट्रगल करा है और हमारे पास इक्वालिटी का अधिकार नहीं था, हम समान नहीं थे, तो हमने इक्वालिटी का अधिकार दिया। हमें न्याय नहीं मिला तो हमने जस्टिस का दिया। हमारे पास आज़ादी नहीं थी बोलने की, कहने की, कुछ करने की, तो हमने लिबर्टी दी। हम हमारे अंदर कोई भाईचारा नहीं था, तो हमने फ्रेटर्निटी दिया। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कि हम कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं, जो कि हम इंडिया में हम सीखते हैं, कि हम देखने वाले हैं। फिर हमने देखा कि आखिर हम इंडिया को एक कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं। आपको इन पाँचों ही वर्ड्स का मतलब वैसे पता होना चाहिए, बीइंग अ सोशल साइंस स्टूडेंट एंड स्पेशली बीइंग माइंड स्टूडेंट्स। देखो, अगर मैंने बोला है कि हमें इंडिया को बनाना है एक सोवरेन कंट्री, ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा है, दिस इज कॉल्ड सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब क्या होता है? यानी कि हमें बनाना है इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन। अगर इंडिया की गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसे बाहरी किसी सरकार से, किसी और कंट्री के गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजन, एंड दैट इज कॉल्ड सोवरेन।
सोशलिस्ट का मतलब होता है कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अभी हमारा कुछ टाइम पहले राम जी की मंदिर की स्थापना हुई है अयोध्या में। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए था, वो सबके लिए था। अगर उसको बनाने के टाइम पे बीच में जो भी प्राइवेट घर आए किसी के, जो भी चीज़ें यहाँ पर आई, उसको हमने हटवा दिया गया। गवर्नमेंट ने उसको हटवा दिया, उसके लिए उसके बदले में कॉम्पेंसेशन दे दिया, पैसे दे दिए या फिर कहीं और उनको घर रहने के लिए दे दिया, वो चीज़ें करी। दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जब पब्लिक गुड के लिए हमने जो प्राइवेट लोगों को सैक्रिफाइस करवाया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराया, उनके गुड्स को उनसे ले लिया, लेकिन हाँ, उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया। एटलीस्ट हमने गवर्नमेंट को ऊपर रखा, हमने पब्लिक को ऊपर रखा, पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखा। जनहित की बात हमने करी रेदर देन कंजम्पशन, रेदर देन पब्लिक प्राइवेट पर्सन के इंटरेस्ट की। दैट इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट। सेक्युलर का मतलब यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलर, कि हमें अपनी इंडियन कंट्री को बनाना है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है जहाँ पे सारे ही रिलीजन्स इक्वल, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल ना माना जाए, ना ही किसी के साथ उसको बहुत ऊपर समझा जाए, किसी को बहुत कम समझा जाए। ऐसा बिकॉज़ हमारे यहाँ पे नहीं होता। रिलीजन सारे ही जो है वो इक्वल माने जाते हैं कानून की नज़र में। डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट का चुनाव खुद से कर रहे हैं। जहाँ पे वेयर द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय अस। गवर्नमेंट का चुनाव हमने खुद से करा और जिस गवर्नमेंट का हमने चुनाव करा है, वही गवर्नमेंट राज करेगी हम पे। ठीक है? रिपब्लिक का मतलब होता है बेटा देखो आपने जैसे यहाँ मैंने बोला कि हमने गवर्नमेंट का चुनाव खुद से करा है। गवर्नमेंट का मतलब पीएम की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, हम तो ख़ैर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज़ का करते हैं। तो उसका हेड जो होते हैं उनके वो खुद ही पीएम बन जाते हैं। दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। जब हम इलेक्शन के बारे में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगी मैं, बिकॉज़ बहुत से बच्चों को इसके अंदर डाउट रहता है। बट रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, वो भी इलेक्टेड है। कौन? जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है, इसका मतलब होता है कि वो जो हमारी कंट्री क्या है, वो रिपब्लिक कंट्री है। अगर जो जैसे मान लो यूके है, यूके में क्या होता है यानी कि जो आपका ब्रिटेन है, वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट सॉरी, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वहाँ के, ये प्रेसिडेंट ए एक सेकंड हाँ, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के, ये जो है ना इलेक्टेड नहीं होते, ये हेरिडेटरी होते हैं। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सपोज़ पहले फादर थे तो फिर उनका बेटा बनेगा किंग, फिर उनका बेटा बनेगा किंग, फिर उनका बेटा बनेगा। ये जो सिस्टम चलता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं हेरिडेटरी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो प्रेज़िडेंट अभी है, जो अभी हमारी प्रेसिडेंट है, कौन है वो? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बाद कोई और आएगा। इलेक्शन में फिर किसी और को खड़ा करेंगे, फिर कोई और आएगा वहाँ पर, तो क्या हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। तो ये आपके इन पाँचों ही वर्ड्स का मतलब होता है, फिर हमें क्या-क्या प्रोवाइड करना है हमने ये बताया। ये सब क्या है बच्चा आप लोगों की गाइडिंग वैल्यूज़ हैं हमारे संविधान की बेसिकली। तो कहते हैं इन सब का ज़िक्र भी हम इसी के अंदर करते हैं, ये सब हमें जो है प्रिएम्बल में दी हुई है। कहते हैं जब हम इन गाइडिंग वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें 3 तरीकों से हेल्प करती है। पहला, हमें ये समझ में आता है कि आखिर हमें लोगों को ट्रीट कैसे करना है और अगर कहीं पे डिफरेंसेस लग रहे हैं, ये पर्सन इससे अलग है, ये पर्सन इससे अलग है, तो हमें इनमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बेसिकली सिंपल सी भाषा में इन जब हम प्रेमबल के इन प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि आखिर हमें किसी को ट्रीट कैसे करना है, भाईचारे से रहना है, इक्वालिटी देनी है, क्या करना है। दूसरा, दे गाइड हाउ वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्लान डेवलपमेंट। हमें इससे पता चलता है इन वैल्यूज के बाद, इन प्रिंसिपल्स के बाद, एंड नॉट जस्ट ये प्रेमबल की बात, बट यूजुअल जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो हमारे सिद्धांत होते हैं कंट्री को चलाने के लिए, कहते हैं इससे हमको पता चलता है कि आखिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है। हम ये पढ़ते हैं ना कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, है ना? आगे समझाऊंगी इसका मतलब। तो वो चीज हम कहते हैं कि आखिर हमें जो है फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख के अभी हमें कुछ अभी की जनरेशन के लिए करना चाहिए। डेवलपमेंट हम ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। थर्ड, कहते हैं दे हेल्प अस टू जज वेदर जो डिसीजंस हैं, जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सही है या फिर नहीं है। तो हमें समझ में आता है इससे क्या कि जो भी हमने डिसीजन लिया है, क्या वो सही लिया है या वो गलत लिया है। ठीक है? अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा आपकी डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आप 4 टर्म्स पढ़ोगे, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी एंड आपको उसके बाद जो एक एक वर्ड आएगा यहाँ पे स्टीरियोटाइप का, बाकी यहाँ पे होगा सस्टेनेबिलिटी, एक यहाँ पे होगा आप लोग इक्विटी। तो आप ये 4-5 कुछ टर्म्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको। एक बहुत ब्रीफ दूँगी आपको इन सबका बिकॉज़ लाइन बाय लाइन पढ़ने की आज सच कोई नीड नहीं है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा जो हमारी विभिन्नताएँ हैं। तो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, differences on the basis of occupation, their language, their religion, their custom, their tradition, their culture, हर एक चीज में जो हमारे पास इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड डाइवर्सिटी। और इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको मानना, इसको सही समझना और इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये हमें हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये भी एक वैल्यू है जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ, अगर विभिन्नता है तो हमें इस विभिन्नता की रिस्पेक्ट करनी है।
बल्कि हमें इसको ऑनर करना है, इसको हमें सम्मान करना है इसको डिसरिगार्ड नहीं करना। ना ही डिस्क्रिमिनेशन करना कि वो तो मोची है, तो हम इसके पास क्यों जाएँ, हम इसके पास क्यों बैठे? नॉट डू दीज़ थिंग्स, ठीक है? डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशन की, एबिलिटीज़ की, कैपेसिटीज़ की, कल्चर्स की, कस्टम की, रिलिजन की, रीजन की, लैंग्वेज की, कल्चर्स की, हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी है, तो हमें इसको ऑनर करना चाहिए। बिकॉज़ डाइवर्सिटी को समझने का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ डिफरेंसेस को देख लिया, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि आखिर डाइवर्सिटी अगर इतनी हमारे पास है, तो उससे हमारी सोसाइटी जो है वो कितनी बढ़िया हो रही है, कितनी एनरिच हो रही है। उसको हर एक प्रकार का इंसान जो है अपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी जो है सोसाइटी हमारी यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सोशल हार्मनी, भाईचारे की भावना, हमारे अंदर जो फीलिंग है हम उसको लेके आ पाते हैं। एक अपने देश के प्रति एक भाईचारे वाली फीलिंग हमारे अंदर तभी आ पाती है। अगर फॉर सपोज़ अगर सोचो मेरे एरिया में कुछ अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं। हम जो बाकी लोग नॉर्मल लोग हैं, हम इनको बहुत डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो क्या इनके प्रति हमारे देश के प्रति फीलिंग आ पाएगी इनके मन में? नहीं आ पाएगी। और हम लोग बिकॉज़ हम ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनका भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है, कि एनरिच कर रहे हैं कहीं न कहीं। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ये वाली बात यहाँ पे कहते हैं। अच्छा बच्चा एक यहाँ पर वर्ड आता है बेटा, डाइवर्सिटी आल्सो रिक्वायर्स अस टू बी केयरफुल अबाउट स्टीरियोटाइप्स। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं। एक यहाँ पे होता है स्टीरियोटाइप्स और एक यहाँ पे होता है बच्चा आपका प्रेजुडाइस। 2 वर्ड रहते हैं, वर्ड्स को ध्यान रखना है। एक होता है स्टीरियोटाइप और एक होता है आपका प्रेजुडाइस। दोनों वर्ड्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब मैं किसी भी एक कम्युनिटी के प्रति कोई भी एक फीलिंग रखूँ, नेगेटिव फीलिंग रखूँ या मैं अपने मन में ही मैंने कुछ बना लिया है। फॉर सपोज़ अगर मैंने अपने मन में ये बना लिया कि सारी ही गर्ल्स होती हैं, ऑल गर्ल्स आर बैड ड्राइवर्स और ड्राइवर अच्छी नहीं होती। एक्सीडेंट हो गया, लड़की थी क्या? ऐसे, तो क्या तो मेरे मन में मैंने वो थिंकिंग बना रखी है पूरी ही गर्ल्स कम्युनिटी के लिए। दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप कि मैंने अपने मन में कुछ सोच रखा है कि अच्छा ये तो अरे ये तो ऐसी, वो लोग ऐसे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। लेकिन इसका मतलब होता है प्रेजुडाइस का कि यानी कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर या तो इंसान के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति मैंने बहुत ही नेगेटिव फीलिंग मैंने बना रखी है। मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी सच क्या है, सच क्या नहीं है। बस मैंने कुछ भी बना रखा है। फॉर सपोज़ अच्छा 80 के हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, ओके। क्या? ये मेरे मन की नेगेटिव थिंकिंग है? ये गलत बात है? अच्छा ऐसे में भी तुम वो हो? अच्छा, तुम मुस्लिम हो? अच्छा, तुम हिंदी नहीं बोलते? तुम इंग्लिश बोलते हो? अच्छा, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? मैं एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रही हूँ। मैं पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रही हूँ। अगर मैं किसी पर्सन को कर रही हूँ दैट विल बी कॉल्ड एज़ स्टीरियोटाइप कि भाई मुझे तो आपको अपने जो फ्रेंड का फॉर सपोज़ आप आपको आपको कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, कुछ भी है। उनका कोई दूसरा फ्रेंड है, जो आपको पसंद नहीं है। आपको पता कुछ नहीं है उनके बारे में, बट आप अपने मन में उनके प्रति बहुत ही नेगेटिव फीलिंग लेके बैठे हो। दैट विल बी कॉल्ड एज़ प्रेजुडाइस। समझ में आ गई दोनों ही टर्म्स? तो आपका मेरा काम बेटा आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाना नहीं है, बल्कि मेरा काम है यहाँ पर इस वाली सीरीज़ में बिल्डिंग योर बेस सीरीज़ में कि आप लोगों के जो बेसिक्स है आपको वो क्लियर हो जाए, आपका एक बेस अच्छा खासा बिल्डअप हो जाए। ठीक है? अच्छा, कहते हैं यहाँ पर कि जब भी हम किसी भी इंसान को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो ये वो इंसान कहाँ रहता है उसके बेसिस पे या फिर वो कौन-सी लैंग्वेज बोल रहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति ना एक अलग-सी भावना बैठ जाती है। दैट विल बी कॉल्ड एज़ स्टीरियोटाइप जिसकी वजह से भैया ज़ाहिर-सी बात है, ना तो उसके प्रति रिस्पेक्ट बचती है हमारे मन में और ना ही फ्रेटर्निटी की फीलिंग आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कुछ सेंसस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में बेसिकली तो कहते हैं 2011 के सेंसस की के अकॉर्डिंग देखें अगर हम लोग सॉरी तो 121 हमारे पास लैंग्वेजेस है एंड 1369 हमारे पास नेशनल मदर टंग है यानी कि मातृभाषा हमारे पास इतनी ज्यादा है सोचो मतलब कितनी सारी कम्युनिटीज है हमारे पास आदिवासी वगैरह सबको मिला के इतने अलग अलग कम्युनिटीज बल्कि इससे ज्यादा ही है और ठीक है मतलब इतने अलग अलग प्रकार के कम्युनिटीज हमारे यहाँ पे सबके अलग अलग मदर मदर लैंग्वेजेस है मदर टंग है बेसिकली मातृभाषा सब लैंग्वेजेस में से सिर्फ और सिर्फ 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे संविधान में 4th शेड्यूल के अंदर डिफाइन है एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफिशियल स्टेटस जो है इनको ही मिला हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में ऑफिशियल नहीं मतलब मैं कहूंगा कि ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है यानी कि संविधान में सिर्फ इन्हीं 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है और एक बात बता दूं इसके अंदर इंग्लिश नहीं है इसके अंदर इंग्लिश नहीं है, इसके अंदर हिंदी है, संस्कृत है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बहुत सारी बट इसके अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है? अच्छा एक और बात यहाँ से जान लो कि हमारे इंडिया में कोई भी बच्चा आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपका नेशनल फ्रूट होता है, नेशनल वेजिटेबल है, नेशनल सॉरी आई मीन सॉरी जैसे आप लोगों को जैसे हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल ट्री है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। हाँ,
ऑफिशियल लैंग्वेजेस है व्हिच इज हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही इन्हें हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है बच्चा इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हर एक इंसान को हम इक्वल समझें, जब हर एक इंसान को हम किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, हम उसको एक्सक्लूड ना करें, हम उसको निकाल ना दें वहाँ से, हम उसको भी अपने साथ ही रखें, ताकि वो भी हम लोगों के साथ मिल-जुल कर उतना ही पार्टिसिपेट कर पाए जितना बाकी लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक पार्क बना है, तो पार्क में सारे ही कम्युनिटी के लोग आ सकें। ऐसा ना हो कि एससी का पर्सन है या फिर इंग्लिश नहीं आती उसको, हिंदी नहीं आती उसको, तो वो उसके अंदर ना आ सके, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या फिर कोई पर्सन यहाँ पर। दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज़ इंक्लूसिविटी। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक, यहाँ पर आगे भी उसके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें यहाँ पर पॉइंट था कि जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में स्टेयर्स है नॉर्मल, जो नॉर्मल स्टेयर्स होती हैं, वो तो नॉर्मल लोगों के लिए चढ़ने-उतरने के लिए। लेकिन यहीं पे साइड में जो है रैंप बना रखा है, ताकि जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, जो चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रैंप पे चढ़कर उससे अपने व्हील चेयर के थ्रू वो जो है पहुँच जाए क्लासरूम्स में। दैट विल बी कॉल्ड एज़ व्हाट? इंक्लूसिविटी, कि मैंने उनको भी कुछ ना कुछ अधिकार दिया, ताकि उनको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में आके आराम से रह सकें। मैंने उनके लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं, मैंने स्कूल ही अलग बना दिया उनका, इससे उनको अलग फील होगा। बट मैंने उसी एनवायरनमेंट के अंदर उन लोगों को इंक्लूड करके रखा, दैट विल बी कॉल्ड एज़ इंक्लूसिविटी। जो भी नॉर्मल यहाँ पे देखो आप लोग के साथ एग्जांपल दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ देखो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, जिसकी वज़ह से दिक्कत होती है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर सपोज़ क्लासरूम है, वहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, किसी के साथ भी बुलिंग ना करी जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी यहाँ पर लोग हैं, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो नॉन डिसेबल्ड हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें जो है सबको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा जी, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की। इसका मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल बहुत तरीके से करना कि ना तो प्रेज़ेंट की जनरेशन को कोई नुकसान हो, ना प्रेज़ेंट का एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो, और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी वो आपका जो है बचा रहे वो रिसोर्स। अगर हम पेड़ों को काटते ही रहेंगे, आगे वाली जनरेशन को ना तो अच्छी O2 मिलेगी और ना ही उनको पेड़ मिलेंगे। उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, ना उनको टिम्बर मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको, ना ही वो उसके वजह उससे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमें डेवलपमेंट में और नेचर की प्रोटेक्शन में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए, और हमें पढ़ना भी और हमें रखना भी है, ऑब्वियस ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा कहते हैं यहाँ पे बिकॉज़ अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे, तो कल को क्या होगा? बायोडायवर्सिटी नहीं बचेगी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जो बायो का मतलब है जो भी हमको नेचर से मिल रहा है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है। इनमें जो डायवर्सिटी है, इनमें जो विभिन्नताएँ हैं बहुत ज़्यादा, ये हमको नहीं देखने को मिलेगी अगर ट्रीज़ ही को हम काट देंगे। अगर ट्रीज़ को काट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे तो सॉइल का इरोजन होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा, बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कहते हैं सस्टेनेबल होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये देखो आपने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, कहते हैं सस्टेनेबल अप्रोच हमसे 2 क्वेश्चन पूछती है, बहुत लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है बेसिकली। हू बेनिफिट्स नाउ एंड हू विल बेयर द कॉस्ट लेटर? यानी कि अभी किसको फ़ायदा हो रहा है और इसका नुकसान बाद में कौन झेलेगा? जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात है तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सोचना माइंड में, कि पहला कि आखिर अभी फ़ायदा किसका हो रहा है? अच्छा इस वाली कंपनी का हो रहा है, अच्छा। और बाद में नुकसान कौन झेलेगा? आम जनता झेलेगी आज से 10 साल बाद। समझ में आ गई सारी बात को? तो ये वाली बातें जो है यहाँ पर हमें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो बात करेंगे बच्चा हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। लाइक गिविंग देम व्हाट दे एक्चुअली नीड। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाऊँगी नहीं, आपको इस पिक्चर को देख के समझ में आ जाएगा। देखो 2 वर्ड होते हैं बेटा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ बेसिकली या इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक आर्टिकल है हमारे पास फंडामेंटल राइट का बेसिकली। उसमें 2 पॉइंट होता है इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो दोनों में डिफरेंस देखो। 3 बच्चे हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है, एक की छोटी, एक की हल्की उससे बड़ी, एक की पूरी बड़ी। इस तरीके से उसकी हाइट है। तो यहाँ पे स्टेडियम में एक मैच चल रहा है, तो बच्चे चाहते हैं कि वो उसको देखें। अगर मैंने तीनों को ही ये बिना देखे कि किसकी हाइट कितनी है, किसको एक्चुअल में कितने बड़े स्टूल की ज़रूरत है, अगर मैंने सबको सेम साइज़ ऑफ स्टूल बाँट दी है, सबको मैंने सेम हेल्प दे दी, तो उससे क्या हुआ? इस वाले का अब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वाले का हो गया तब भी वो हल्का ऊपर आ गया तो ये बेचारा ठीक रहा। और ये वाला, इसको ज़रूरत थी ही नहीं, ये ऑलरेडी इसकी हाइट यहाँ पर आ रही थी। मैंने उसको फालतू में दे दिया। राइट, दिस इज़ कॉल्ड इक्वालिटी बिकॉज़ मैंने सबको सेम ट्रीटमेंट दिया है। दैट विल बी कॉल्ड एज़ इक्वालिटी। लेकिन यहीं पे एक वर्ड है जो कि बहुत प्यारा वर्ड है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो व्हिच इज़ कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बच्चा कि जिसको जितने की ज़रूरत है, मैंने उसको उतना ही दिया है। अगर इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉर्मल खड़ा होके स्टेडियम में मैच वैसे भी देख रहा है, ऐसे खड़ा है, देख रहा है आराम से।
जो सेकंड वाला है उसको बस एक स्टूल की जरूरत थी, मैंने उसको वो दिया, अब देख रहा है वो आराम से। लेकिन जो थर्ड वाला जो बेचारा सबसे छोटा बच्चा था, बच्चे को दो स्टूल की जरूरत थी, मैंने उसको दो स्टूल दिए। तो यानी कि इक्विटी का मतलब होता है गिविंग देम व्हाट दे एक्चुअली नीड, कि जिसकी उसको एक्चुअल में जरूरत है वही उस बच्चे को देना। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें, रैम्प या डिवाइसेस या सपोर्टिव टीचिंग, बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े से पुअर है या लो इनकम फैमिली से आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप देना, फ्री टेक्स्ट बुक देना, मील का प्रोग्राम चलाना, ये सब चीजें क्या है, ये सब दर्शाती है बच्चा आप लोगों की इक्विटी को। जी देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज वन सिचुएशन इन स्कूल वेयर ट्रीटिंग एवरीवन द सेम मे बी अनफेयर, एंड व्हाट इक्विटी बेस्ड सपोर्ट वुड हेल्प इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी फॉर ऑल। यानी कि फॉर सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि जहां पर ऐसा हो, क्या वो सिचुएशन हो सकती है स्कूल में जहां पर जब हम सबको सेम ट्रीट करें, तो क्या पता वो अनफेयर हो। ठीक है, लेकिन इक्विटी से ऐसा क्या हो जाएगा जो कि हम कहेंगे कि हाँ ये चीज फेयर है। फॉर सपोज एक बच्चा है, 10 बच्चे हैं जो कि नॉर्मल है, 2 बच्चे जो कि डिसेबल है, लेकिन अगर मैं सबको सेम टाइम दे रही हूँ, तो सिचुएशन जो है स्कूल की है, एग्जाम टाइम चल रहा है, मैंने सबको अगर 3 घंटे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 बच्चे थे इनके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है बिकॉज ये डिसेबल है। बट मैंने आप इक्वालिटी करूंगी भैया, मैं तो सबको इक्वल दूंगी, मैं तो इस चक्कर में मैंने सबको ही 3 घंटे दिए, तो इनके 10-10 बच्चों का तो हो गया, लेकिन 2 बच्चों को भी टाइम चाहिए था बिकॉज इनका माइंड हल्का स्लो वर्क करता है, इनके हाथ हल्के स्लो वर्क करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज वो डिसेबल बच्चे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे इक्विटी करना है तो मैं इन बच्चों को दूंगी 10 बच्चों को 3 घंटे, लेकिन मैं इन 2 बच्चों को दूंगी 3.5 घंटे। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया। क्या पता अगर कोई बच्चा हाथ से लिख नहीं पाता है तो मैं उसको लिखने वाला दूं। अभी मतलब मेरी स्टूडेंट थी, कुछ टाइम पहले अभी लाइक लास्ट अभी जो बोर्ड्स के एग्जाम हुए, उसमें वो बच्ची मेरे को से पढ़ने में काफी अच्छी थी, वो बच्ची, उस बच्ची को स्क्राइबर बना के उसको स्कूल वालों ने भेजा था, टू हेल्प समवन, टू हेल्प अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड, टू हेल्प अ स्टूडेंट हु इज डिसेबल्ड, ताकि वो उसका लिख सके, वो हल्का हल्का बोल रही है आवाज में, वो उसको लिख रही है। है, वहां पर मैंने उसको इक्विटी करा, यानी कि मैंने उसको वो ट्रीटमेंट दिया जिसकी उसको एक्चुअल में नीड थी, मैंने उसको वो चीज दी, दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आपका इक्विटी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बच्चा आपकी कि आखिर ये वैल्यूज मैटर करती क्यों है, क्यों जरूरी है। ये देखो ये ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आखिर ये वैल्यूज क्यों मैटर करते हैं, बिकॉज हमें, अगर हमें सोसाइटी को समझना है, अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को समझना ही पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाती है हमारे लिए चीज। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी सोसाइटी में, किन किन दिक्कतों का सामना हर लोग कर रहे हैं, कि पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है, ये सब चीजें यहाँ पर है। तो अगर हमें इन सबको समझना है, अगर हमें आराम से रहना है, तो हमें इन वैल्यूज को समझना होगा, हमें इनकी बातों को मानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या चीज हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं है, क्या हमें एक्चुअल में करना है और क्या हमें नहीं करना। जब हम इनको समझ पाएंगे तभी हम ये चीज कर पाएंगे। हम देखो बाद में आपको यही सब बता रखा है जो मैंने ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। आखिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो हम क्या चीज इसके अंदर पढ़ रहे हैं। कहते हैं सोशल साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ रहे हैं, और लोगों का, लोगों से क्या कनेक्शन है, लोगों का सोसाइटी से क्या कनेक्शन है, लोगों का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, हम ये सारे ही कनेक्शन है, हमें सारे ही रिलेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है सोसाइटी हर जगह सेम तो नहीं होती है, हर जगह अलग अलग होती है। हमें समझ में आता है उस जगह पे जाकर कि आखिर यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे लोग कैसे रह रहे थे और यहाँ पे अब लोग कैसे रह रहे हैं। जाहिर सी बात है हमें समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। हमें ये पता है कि इंडिया बहुत डाइवोर्स है, इंडिया में बहुत अलग-अलग प्रकार के कल्चर है ना? अलग-अलग लैंग्वेजेज़ है, सब कुछ बहुत अलग-अलग है। इसलिए सबके साथ सही तरीके से व्यवहार करना, सबको सही तरीके से इक्वालिटी और इक्विटी प्रोवाइड करना, जो चीज़ उसको चाहिए वही देना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिविटी से काम करना, कुछ सेक्शंस का एक्सक्लूजन ना करना, उनको हटा ना देना और इक्वालिटी लेकर आना, चाहे इनकम में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया का हमको पता है सेक्युलरिज़्म भी बहुत अलग है, बिकॉज़ यहाँ पर हम किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो बात करूँगी मैं संविधान की एज़ द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ। इसे कुछ खास नहीं है इसके अंदर। कहते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल है क्योंकि वो मेन है, बिल्कुल मेन पॉइंट पे आता है वो। टू अंडरस्टैंडिंग पब्लिक लाइफ, किसको समझने के लिए, पब्लिक लाइफ को, लोगों की आम जिंदगियों को समझने के लिए। क्योंकि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें समझ में आते हैं वो आइडियल्स जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, वो आइडियल्स जो हमारे आइडियल है बेसिकली, जस्टिस के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रीडम के, इन सब चीजों के। और हमें समझ में आता है इट सेट्स आउट हाउ इंस्टीट्यूशंस शुड फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी, कि आखिर उन इंस्टीट्यूशंस को
लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को, पुलिस डिपार्टमेंट्स को, इन सबको आखिर एक डेमोक्रेसी में काम करना कैसे चाहिए, ये हमको समझ में आता है किससे? इस संविधान से। इस संविधान से हम यही सब चीज़ सीखते हैं, कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं, किसको क्या करना चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूशंस को वर्क करना चाहिए एंड ऑल दोज़ थिंग्स। समझ में आ गया जी? कहते हैं इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रेस करता है किस पे? साइंटिफिक टेम्पर पे एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी व्हेन वी एग्जामिन सोशल इश्यूज। बहुत प्यारी लाइन लिखी है। कहते हैं कि जब भी हम सोसाइटी के इश्यूज की बात करते हैं तो हमें साइंटिफिक टेम्पर को ध्यान में रखना चाहिए, इंक्वायरी को ध्यान में रखना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है जिसने जो बात बोली आपने उसके बोलने पे नहीं मान ली, आपने सोचा, आपने लॉजिक लगाया, आपने दिमाग लगाया, उसके पीछे की रीजनिंग बिठाई, दिमाग लगाया आपने, क्या हो सकता है, व्हाय का आपने अपने आप से क्वेश्चन किया। दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक टेम्पर। आपने कुछ भी विश्वास ना करके आपने अपना माइंड यूज़ करा, आपने अपना ब्रेन यूज़ करा, आपने खुद से क्वेश्चन पूछा व्हाय का, और तब जो है आपने कोई भी डिसीजन लिया। समझ में आ गया बेटा? एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? आपका साइंटिफिक टेम्पर। तो वही वाली बात जो है यहाँ पर वो करी गई है। कहते हैं इसकी वजह आपने मल्टीपल कॉजेस देखे, आपने एविडेंस देखे, आपने पूरा लॉजिक लगाया उस चीज़ में अपना, पूरी रीज़निंग बिठा दी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ होगा, क्या परिणाम होंगे इसके, हर एक चीज़ उसे यहाँ पर हम बोलते हैं। अच्छा मैंने अभी आप लोगों से एक नाम लिया था व्हिच वाज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। मैं एक और नाम यहाँ पे ले रही हूँ व्हिच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, बोलने का, कहीं जाने का, रहने का, एक्सप्लॉइटेशन का, है ना, रेमेडीज़ का, है ना, माइनॉरिटी के अधिकार जो है या फिर अपने मर्ज़ी का रिलीजन को एक्सेप्ट करने का, कहीं भी जाने का, ये सब अधिकार जो है हमारे पास है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये हमारे पार्ट 3 में आते हैं। अब ये पार्ट 3 क्या है, ये कौन से पार्ट आ गए? देखो, जब हमारा संविधान आया था ना, हमारे संविधान में बेटा आप मानोगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहोगे उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे। आप कोई बुक पढ़ते हो, बुक में कुछ चैप्टर्स होते हैं, बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं, आप उसको टॉपिक बना-बना के आप उसको पढ़ते हो। सेम ऐसे जब हमारा संविधान आया था, उसमें कुछ टॉपिक थे। वो टॉपिक मान लो उस हमने बोला हुआ आर्टिकल्स, तो पहले हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे एंड अब जो है हमारे पास कितने हैं वो करंट में 448 आर्टिकल्स है। ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही आर्टिकल्स के तौर पे हमारे पास पहले शेड्यूल्स हुआ करते थे। 1, 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से। पहले हमारे पास 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। अब जो है हमारे पास वो कितने हैं, हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ये बात समझ में आई? ऐसे ही हमारे पास पहले कुछ पार्ट्स हुआ करते थे कि पार्ट 1, पार्ट 2 इस वाले पार्ट में ये सब टॉपिक्स आएँगे, इन टॉपिक्स में ये सब टॉपिक्स आएँगे, ये चीज़ें यहाँ पर होती थी। पहले हमारे पास 22 पार्ट थे बच्चा, अब हमारे पास जो है वो 25 पार्ट्स हैं। समझ में आया? तो कहते हैं इन्हीं 22-25 पार्टों में से एक पार्ट, पार्ट नंबर 3 में जो है कौन से आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं एंड पार्ट नंबर 4 में आपके आते हैं बच्चा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि आपके बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे देखो ये वाले जो होते हैं वो आर्टिकल मैं कहूँगी वैसे तो एक्चुअल में 12 से लेकर के 35 तक होते हैं, बट वैसे 14 से लेकर के 32 वैसे होते हैं। जो ड्यूटीज़ होती है वो आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर जो है वो आती है। ए क्या है मैम? बिकॉज़ पहले जो आर्टिकल 51 है वो आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच इज़ कॉल्ड डीपीएसपी। कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसको उन डायरेक्शंस का, उन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स ना हो, आप किसी एक्सप्लॉइटेशन ना कर रहे हो, ड्रग्स का इस्तेमाल ना कर रहे हो, सबको इक्वल रख रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड डीपीएसपी। इसी के अंदर ए पार्ट बना दिया गया था। अब ये जो है बेसिकली आपका ये आया था 19 मैं कहूँगी 48 समथिंग में आया था ये बेसिकली। फिर उसके बाद ही आया था 19 हाँ, ठीक है। 76 में 1976 में आया था, यस आई रिमेंबर। 1976 में आया था, इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर अमेंडमेंट को बेसिकली वो अलग चीज़ है, बाद में पढ़ेंगे उसको हम। तो बेसिक आपको समझ में आई ये वाली बात। वहाँ पर वो कहा गया है। कहते हैं यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हमारे पास। इन ड्यूटीज़ में हमें बोला गया कि हमें इंसानियत रखनी है, इंक्वायरी की बात करनी है, रिफॉर्म यानी कि पॉजिटिव चेंज की हम बात करनी है। ये सब जो है कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। देखो देखो यहाँ पे कहते हैं द पास्ट एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया कि आखिर हम बात करेंगे इतिहास की, हम बात करेंगे आज का भारत, आधुनिक भारत बनाने की। कहते हैं आज का भारत बनाने के लिए हमने पहले बहुत कुछ सहा है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। हमने बहुत से कॉलोनियल स्ट्रगल जो है वो सब हमने फेस कर रहे हैं। हमने फ्रीडम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। हमें उससे समझ में आया कि आखिर हमें अधिकारों की ज़रूरत है, हमें न्याय की ज़रूरत है, हमें इस देश में रहने वाले देशवासियों की, निवासियों की बेसिकली यहाँ के जो सिटीज़न्स हैं, हमें उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है? देशवासी, ठीक है? निवासी तो रेज़िडेंट हो गए, लेकिन देश, ठीक है? हमारे यहाँ के नागरिक जो है बेसिकली, सिटीज़न्स जो हैं और एक कमिटमेंट की कि हाँ जी, हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाएँगे। हम यहाँ पर इसके प्रति काम करेंगे। हमारे पास कुछ अधिकार है, हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ है, हम यहाँ की सरकार की मानेंगे और हम इसमें इक्वल तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे जहाँ-जहाँ हमें करना चाहिए। दैट वाज़ कॉल्ड तो वो भारत बनाने में टाइम लगा है। अगर बात करूँगी मैं गवर्नेंस फ्रॉम विलेज टू द नेशन देखो विलेज का यहाँ पे नाम क्यों लिखा हुआ है?
आप देखोगे कि पहले हमारे संविधान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी हमारे देश में। अप टू 1973 या 2 मान लो, हाँ, 1972 तक हमारे पास क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे। सेंट्रल लेवल जिसपे आज मोदी जी बैठे हैं एंड स्टेट लेवल जो कि आपकी अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग गवर्नमेंट होगी। जैसे हमारे दिल्ली है, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी बट इसके अंदर जो है सीएम है जिनका नाम है रेखा गुप्ता जी। तो कहते हैं कि अलग-अलग यहाँ पे लेवल्स पे तो पहले सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पहले ये 2 लेवल हुआ करते थे। बट फिर यहाँ पर कहा गया कि और लोकल लेवल के लिए हमें एक और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होगी और इसको यहाँ पर जो हमने नाम दिया पंचायत का या हमने इसको नाम दिया म्युनिसिपैलिटीज़ का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का बेसिकली। पंचायत वो जहाँ पे गाँव के एरियाज़ हैं, एमएनसीडी, एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है? म्युनिसिपैलिटी ये नाम दिए गए शहरों के यानी कि अर्बन एरियाज़ के। इनमें यहाँ पर ये आया। तो वही यहाँ पर कहा गया कि लोकल एंड जो आपकी नॉर्मल गवर्नमेंट है, लोकल में भी आपको पता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ है, इनको डाला गया यहाँ पे। इनको इनको इंक्लूड करा गया कि भैया इनका होना बहुत ज़रूरी है। हम स्टेट लेवल पे बैठकर भी लोकल बिल्कुल गाँव के लेवल पे हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है लोगों को, उनकी पंचायत में, उनके गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है। और सपोज़ स्टेट ने तो ये लॉ पास कर दिया कि हर एक गाँव में स्कूल बनवा दिया जाए। लेकिन एक वहाँ पे कई गाँव ऐसे हैं उस वाले स्टेट में जो कह रहे हैं स्कूल तो बात की बात है, पहले हमको साफ पानी तो दो, पहले हमको रहने के लिए जगह तो दो, हमें लैंड नहीं है हमारे पास तो पानी ही नहीं है हमारे पास तो वो बातें बनाओ, पहले बेसिक नीड तो पूरी करो, हमारे यहाँ पे एक आधा वो तो बनाओ अस्पताल छोटा-सा, जहाँ पे जाके हम दवाइयाँ ले सकें, हम बीमार पड़े हुए हैं अपने गाँव में सारे के सारे। तो क्या हुआ गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया ये कर दो, बट एक्चुअल में उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है कि उनको यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर लोकल लेवल पे हमने जो है कुछ पावर दी इन सब लोगों को ताकि अच्छे से पार्टिसिपेशन हो सके, ऐसे ग्रुप्स ऐसी चीज़ें आ सके जिनकी उनको एक्चुअल में ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस यानी कि जिसे हम बोलते हैं पीआरआई वो हमारे यहाँ पे आए थे जिसके अंदर 1992 में बेसिकली या आई एम सॉरी दिस वाज़ इन 1992 मैं वही कह रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ। 1992 में जो है ये चीज़ हमारे पास आई थी। समझ में आ गया जी? ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं इस टाइम पर ये आया था एंड इस टाइम पे अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का, लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट करा, उनको चीज़ समझ में आई। देखो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप कहोगे मैम अभी तो आपने ये आर्टिकल वगैरह बताए थे, तो आर्टिकल के बाद ये अमेंडमेंट कहाँ से आ गई? देखो, जब हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान को ना तो बहुत ज़्यादा ही कठोर बनाया गया, रिजिड बनाया गया, कि ताकि उसमें हम कोई भी चेंजेस कर ही ना पाएँ और ना ही उसको बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल बनाया गया फ्लेक्सिबल क्योंकि आए दिन चेंजेस होते रहे। इसके लिए हमारे संविधान को एक मॉडरेट बनाया गया था, ताकि हम संविधान में चेंजेस कर सकें। इन्हीं सब चेंजेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। क्योंकि वो जो अमेंडमेंट हो रही है वो पॉजिटिव है, वो किसी अच्छे चेंज के लिए आ रही है। इसलिए यहाँ पर अच्छा और प्लस वो संविधान में हो रही है, इसलिए उसका नाम पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आ गया? अभी तक आप देखोगे हमारे देश में 1950 से लेकर के अब तक 2026 तक आप मानोगे 106 बार हमारा जो संविधान है वो अमेंड हुआ है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं, उसमें कोई ना कोई एक्ट आया है या फिर कुछ हमने हटाया है। समझ में आ गया? फिर देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड की कि आखिर हम लोग बहुत सी चीज़ों में हम लोग एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं। हम बहुत चीज़ें हैं जो हम उसी से लेते हैं यहाँ पर, तो नेचर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करती है, बायोडायवर्सिटी है, इकोनॉमीज़ हम उससे काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो डिफॉरेस्टेशन अगर कर दिया, पेड़ काट दिए, पानी की कमी हो गई, फ्लड आ गया, पॉल्यूशन आ गया, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? स्पेशली जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको जो लोग फॉर सपोज़ किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि नदी के बहुत पास है, उनको ज़्यादा चाहिए वो चीज़। वो लोग और ज़्यादा ही एनवायरनमेंट पे, नेचर पे डिपेंड है। समझ में आ गया? तो कहते हैं उनके लिए काफ़ी अनसेफ जो है चीज़ें हो जाती हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ पॉवर्टी को, वर्क को, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, ये सबको हम लोग ठीक कर सकें। नेक्स्ट देखो बात करेंगे इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट की, उसमें भी हमने ऐसे कुछ खास बात नहीं करी है, उसी की बात हमने यहाँ पर करी है। एक पॉइंट यहाँ पर इसी के अंदर आएगा व्हिच विल बी कॉल्ड एज़ सस्टेनेबिलिटी। क्या आएगा? सस्टेनेबिलिटी। इसमें हमने ये वाली बात करी कि आखिर जो भी हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने देश में, तो हमें अपने जो है एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे ही जो है डेवलपमेंट वो नहीं कर देनी चाहिए। कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ हमारा जो पैसे वाली ज़िंदगी है, वो हमारी डेली चॉइसेस को बहुत इम्पैक्ट करती है बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है, जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा ना उस चीज़ पे। हमारे पास कितने पैसे हैं, उससे ही पता लगेगा कि आखिर हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास है, क्या हम चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं एक्चुअल में। अब देखो फॉर सपोज़ एक सिंपल बंदा है, आप जाके उससे कह रहे हो भैया मैं तो रिवर राफ्टिंग करके आया, फिर करके तू भी चल कर ले।
अब वो कह रही है भाई पागल हो के कैसी बात कर रहे हो? मैं तो स्कूल में पढ़ लूँ, अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर दूँ, मेरे लिए तो वही बहुत है। ये रिवर राफ्टिंग है ना, ट्रैवलिंग कितना है ना, और ये सब चीज़ें मैं कहाँ कर सकती हूँ? स्कीइंग एटसेट्रा है ना, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो मैं कहाँ कर सकती हूँ? तो कहते हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। प्लस यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका जो काम होता है वो सीज़नल होता है। फॉर सपोज़ एग्रीकल्चर है, अभी जब सीज़न है उसका सीड्स को बोने का, उसमें पेस्टिसाइड्स को लगाने का, मैन्योर डालने का, फर्टिलाइज़र्स लगाने का, हार्वेस्टिंग करने का, तब तो जो है काम होगा। अब जिस टाइम नहीं है, अगर अभी हमने सीड्स बो दिए, अभी 1-2 महीने लगेंगे इन ग्रो होने में, बाकी टाइम क्या करें अब हम लोग? अभी तो हमारा कोई काम ही नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, उस टाइम पे हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कहते हैं वो चीज़ भी जो है बहुत इम्पैक्ट डालती है। डेवलपमेंट करेंगे तो रोड्स का इम्प्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब में कई बार शेयर नहीं हो पाते हैं। वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे हो पाते हैं, बाकी कई लोगों के पास जो है वो नहीं हो पाते। इस वजह से जो कई लोग हैं वो माइग्रेट भी कर जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है लोग बाग जो है यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे क्या पता कोई प्रॉब्लम है, जो कि वहाँ पे नहीं है। तो वो लोग इंडिया से यूएस से जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, या फिर आप देखोगे सबसे सिंपल लोग बाग गाँव से, रूरल एरिया से अर्बन आते हैं, यानी कि शहरों में आते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ माइग्रेशन। तो वो भी जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो कहते हैं इंडिया में हमें, इंडिया के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें इन सारे ही डिसिप्लिन्स को एक साथ पढ़ना, सेपरेटली नहीं पढ़ना, एक साथ पढ़ना, इंटीग्रेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम लोग डेवलप कर सकें। हमें डाइवर्सिटी को समझना है, हमें इक्विटी को समझना है, हमें सस्टेनेबिलिटी को समझना है, एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को भी हमें समझना है। समझ में आ गया? कहते हैं इस तरीके से जो सब्जेक्ट है ये एक टूल बन जाता है अंडरस्टैंड करने का अपनी ही ज़िंदगियों को, अपने देश को, और बहुत सही तरीके से केयरफुली, ध्यान से, बहुत रिस्पॉन्सिबली, अकाउंटेबिलिटी, हमें अपने देश के बारे में सोचना, डिसीजंस के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी ही हो जाता है। समझ में आ गया जी। या आप लोगों की कुछ ग्लॉसरी है, डाइवर्सिटी का मतलब बता चुकी हूँ, विभिन्नता, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि हम सबको रिस्पेक्टेड फील कराएँ, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी को एक्सक्लूड करे, हम सबको जो है इंक्लूड करके रखें, इंटीग्रेट करके रखें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि आज के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, और आगे वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होनी चाहिए, उनके पास वो रिसोर्सेज़ बचे रहने चाहिए। एंड व्हाट इज़ रिसोर्सेज़? जो भी चीज़ हमारी किसी भी ह्यूमन की नीड्स को सैटिस्फाई कर सके, दैट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। Either it's a natural resource, wind, water, sunlight, etc., या फिर कोई भी मैन मेड रिसोर्स, टैबलेट, फोन, ना वॉच, रिंग, कुछ भी, किसी भी चीज से, स्पेक्स, ठीक है। इक्विटी का मतलब जिसको जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसको जिसकी जरूरत है उसको उतना ही दिया जाए, उतना ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आता है बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, इसका देखो आप यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ो पहले, सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है हर एक चीज जो है, हर एक पावर जो है वो सेंटर के पास है, मेन पावर सेंटर के पास है। लेकिन जब इसके आगे लग गया डी, दैट मीन्स अब वो भाग बट गया, वो सब तक पहुंच गया। अब जो है सेंटर ने अपने बाहों को खोल दिया और उसने सबके पास थोड़ी थोड़ी जो पावर्स है वो उसने दे दी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्रेजुडाइज, हमने कहा किसी एक पर्सन के, किसी एक पर्सन के लिए, ग्रुप के लिए, या फिर बिना अधूरा, मतलब जैसे अधूरा ज्ञान रख के, आपको पूरी नॉलेज भी नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन तब भी आपने किसी इंसान के प्रति नेगेटिव कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा रखा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। किसी कम्युनिटी के प्रति ही बिठा रखा है, तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप। यूजुअली वो भी नेगेटिव ही होता है वैसे। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों का चले जाना, चाहे काम के प्रति, काम के लिए, या फिर वीज़ा के लिए, या फिर हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़, जॉब की वजह से, पढ़ने की वजह से, तो लोगों का यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाना उनका बेसिकली, इसे हम बोलते हैं, क्या बचा आप लोगों का? माइग्रेशन। समझ में आ गया जी, एंड दैट वाज़ होल ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताना एक बार नीचे, मतलब कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी चाहिए? अगर चाहिए होगी तो आप लोग वो बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे बहुत से बच्चों ने बोला है डेमोक्रेसी, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की डेमोक्रेसी की आने वाली है, आप लोग कल वीडियो आ जाएगी। बाकी यस, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, उनको भी बताओ ताकि उन लोगों को भी बेस बिल्डअप हो सके, आगे आने वाले टेस्ट के लिए वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।